इसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्पोजल ऑफ एसिड पार्शली यूज़ फॉर बिजनेस, कि अगर कोई ऐसा एसिड है जिसको आपने बिजनेस के लिए यूज़ किया, कुछ पार्शली और कुछ अपने घर के लिए यूज़ किया या पर्सनल यूज़ किया किसी भी तरह से, तो फिर उसका टैक्स के अंदर ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो इनकम टैक्स कहता है जितने भी आपकी सेल की प्रोसीड होगी, उसकी सेलिंग प्राइस होगी, आपने उसमें से अपनी डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके उसकी रिटर्न डन वैल्यू निकालनी है और फिर वो डेप्रिसिएशन आप क्लेम करेंगे कि वो आपको उस एसिड पे मिले। इसके बाद आता है कि कॉस्ट डिटर्मिन्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। कोई भी ऐसा व्हीकल है जो आपने लोकल यूज़ कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी या लीज वगैरह पे है, तो सेक्शन जो है वो 2211 इसको डिफाइन करता है कि आपने इसको डिस्पोज ऑफ करना है टैक्स ईयर के दौरान ही, और इसकी जितनी भी इनकम आपको आएगी, उसकी सेल प्रोसीडिंग्स जितनी भी होंगी, आपने उसको इनकम टैक्स के रूल्स के अगेंस्ट ही उसके बारे में टैक्स कैलकुलेशन करनी है। बाद अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन अलाउंस इन केस ऑफ एसेट ऑन लीजिंग कंपनी और बैंक, अगर बैंक या किसी भी लीजिंग कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट बैंक है, कोई एसेट है और उन्होंने आपको लीज पे दे दिया, लेट सपोज अगर मैंने बैंक से कोई गाड़ी लीज पे निकलवा ली है, तो बैंक तो उसकी डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेगा वो बैंक के लिए इनकम होगी और वो इनकम फ्रॉम लीज रेंटल्स में कंसीडर की जाएगी, जो कि डिडक्टेबल होगी, लेकिन वो बैंक के लिए इनकम ही होगी। इसके बाद आती है डेप्रिसिएशन अलाउंस इन केस ऑफ अ कार्स एंड जीप्स नॉट प्लेइंग फॉर हायर, के जो कार और जीप्स वगैरह हैं अगर वो नॉर्मली ही हैं, पर्सनल यूज़ के लिए हैं, तो उसके ऊपर आप जो है वो 20 लाख से ज़्यादा जो है उसकी हायरिंग की कीमत पे नहीं होनी चाहिए कि उसकी डेप्रिसिएबल एसेट इतने तक का वैल्यू का होगा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो सकती है, उस ऊपर की डेप्रिसिएशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन अलाउंस इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 2213 भी इसको डिफाइन करते हैं कि कॉस्ट आपकी जितनी भी अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि फिक्स के ऊपर होती है। लेट सपोज पहले एक प्लॉट खरीदा, फिर उसके ऊपर एक घर बना लिया, तो जो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर वो उस घर पे अलाउ है, क्योंकि घर को वेयर एंड टेयर होगी, बारिश में हवा में ख़राब होने का उसका चांस है। लेकिन अगर आप ये कहें कि लैंड कॉस्ट के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ की जाए तो वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएगी और डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ उस कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर होगी। इसके बाद आता है जी डेप्रिसिएशन अलाउंस इन केस ऑफ एसेट लीज टू अनदर पर्सन, कि अगर आपने कोई भी एसेट लीज पे दे दिया किसी दूसरे इंसान को तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो जो लीजिंग कंपनीज हैं जिनके पास एसेट्स होते हैं, जब इन्वेस्टमेंट बैंक हैं या मुदारबा स्केजुअल बैंक वगैरह हैं या DFI जो हैं, उनके पास अगर कोई भी एसेट है और उन्होंने दूसरे किसी को दे दिया, लीजिंग कंपनी को दे दिया, बैंक को दे दिया या किसी दूसरे इंसान को दे दिया यूज़ करने के लिए, लीज पे दे दिया, तो फिर उनको जितनी भी डेप्रिसिएशन मिलेगी वो उस एसेट के ऊपर जो है वो एक्सेप्टेबल होगी और वो डिडक्टेबल भी होगी। इसके बाद आते हैं कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स द ओरिजिनल, कि अगर जो है आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फिक्स एसेट है, आपने उसको सेल आउट किया है और उसकी अमाउंट ओरिजिनल से बढ़ गई है, तो वो आपको प्रॉफिट कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी में ही ट्रीट किया जाएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन जो है वो 2213D के अंडर।